देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली में लॉकडाउन की आहट सुनाई देने लगी है। वहां एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हो गई हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से सख्त पाबंदियों के लिए लॉकडाउन शब्द को इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, लेकिन हालात कुछ वैसे ही दिखने लगे हैं। निजी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, स्कूल कॉलेज पहले से ही बंद है। दिल्ली के किसी भी इलाके में किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक है। बेवजह लोग अब घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि हम आपको बताएं कि दिल्ली में क्या कुछ खुला है और क्या कुछ बंद है। और ये सख्त कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि पूर्ण लॉकडाउन के हालात न बने। कोरोना की रफ्तार ने दिल्ली में सख्त कदम उठाने पर लाचार कर दिया है। पाबंदियां पहले से ही लागू थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि राजधानी रफ्ता रफ्ता लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगी है। रोजाना आ रहे बेहिसाब नए मामलों को देखते हुए डीडीएमए यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत निजी दफ्तरों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर ही खुलेंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कल एक बैठक हुई, उसमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने भी अपनी राय दी। हालांकि अभी पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने पर दिल्ली सरकार का साफ तौर पर इनकार है, लेकिन अगर हालात और खराब होते हैं तो मुमकिन है कि आने वाले समय में कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़े। दिल्ली सरकार फिलहाल लॉकडाउन से इनकार कर रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि सख्त पाबंदियों से तीसरी लहर को रोका जा सकता है। सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप रेस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोजगार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रेस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रेस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। अभी तक राजधानी में आधी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, लेकिन अब डीडीएमए ने रेस्टोरेंट्स और बार को बंद कर दिया है। बैठकर खाने पर पाबंदी लगी है, लेकिन टेक अवे की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली के झंडेवालान इलाके में आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम प्राइवेट संस्थान हैं, सैकड़ों प्राइवेट संस्थानों के बीच में अब जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उनको डर ये सता रहा है कि आखिर अब अगर प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे तो आने वाले वक्त में क्या उन्हें सैलरी मिलेगी भी या नहीं। और यही वजह है कि अब वो काफ़ी ज़्यादा जो है चिंतित महसूस कर रहे हैं। सुरक्षा के नजरिए से ये फैसला सही लगता है, लेकिन कारोबारियों को बहुत पसंद नहीं आया। ये निर्णय साफ तौर पर जल्दबाजी में लिया हुआ प्रतीत होता है। कोरोना जिस प्रकार से दिल्ली में बढ़ रहा है वो हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। दिल्ली के सभी व्यापारी संगठन अपने स्तर पर कोरोना से जूझ रहे हैं और सरकार के साथ भी सहयोग कर भी रहे हैं और अधिक सहयोग करना भी चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट ऑफिस में को बंद करने से हजारों लोगों की रोजी रोटी पर फर्क पड़ेगा। इस बात को ध्यान में जरूर रखना होगा। ये तो आप सरकार की मन की मर्जी है, जब मर्जी कहते हैं बंद होना चाहिए और जब मर्जी कहते हैं खुलना चाहिए। अब आप बताइए कि ये जो है प्राइवेट ऑफिसों को बंद करने से क्या कोरोना समाप्त हो जाएगा? हालांकि कोरोना के मरीजों का आंकड़ा देखें तो सरकार की सख्ती सही लगती है। दिल्ली में रोजाना कोरोना के करीब 20,000 नए मामले आ रहे हैं। पिछले साल अप्रैल में जब दूसरी लहर पीक पर थी तब रोजाना 20,000 से ज्यादा मामले आ रहे थे। यानी दिल्ली में मुश्किल हालात हैं। बेशक दूसरी लहर की तरह मरीजों को अस्पताल ले जाने की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन संक्रमण अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इसीलिए कड़े कदम उठाने जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाबंदी के बाद पाबंदी के बावजूद दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार चौंकाने वाली भी है, डराने वाली भी है। पिछले 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।
संक्रमण दर 25.65% हो गई है। कोरोना संक्रमण की इसी रफ्तार से निपटने के लिए दिल्ली में मौजूदा कोविड कॉल सेंटर्स में दिन रात काम हो रहा है ताकि कोविड संक्रमण से जूझ रहे लोगों को और ज्यादा दिक्कत ना आए। दिल्ली से मेरी सहयोगी तेजश्री की रिपोर्ट देखिए। कोविड कॉल सेंटर के काम करने के तौर तरीके क्या हैं वो बता रही हैं और साथ ही साथ किस तरीके से वहां मरीजों का इलाज हो रहा है वो भी समझाएंगी। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या भी पीक पर है। ऐसे में हॉस्पिटलाइजेशन की तो मरीजों को जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होम आइसोलेशन के जरिए ही किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी होम आइसोलेशन को लेकर कई सारी गाइडलाइंस जारी की है और ऐसे में देश भर में कई सारे कोरोना के कॉल सेंटर्स खोले गए हैं। इसी के तहत हम मौजूद हैं दिल्ली के स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के कोरोना मित्र हेल्पलाइन सेंटर पर। एक ऐसा हेल्पलाइन सेंटर है जो 24/7 चालू रहता है और आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार पेशेंट्स के फोन आ रहे हैं और डॉक्टर्स की स्पेशलाइज्ड टीम उनकी लगातार मदद कर रही है। प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको समझाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरी टीम काम कर रही है। इस वक्त 5 डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये नंबर दिए गए, ये देखिए यहाँ पर ये नंबर दिए गए 2 हेल्पलाइन नंबर है, 2 लैंडलाइन नंबर है। इन्हीं 2 नंबर्स पर पेशेंट्स के फोन आते हैं। पेशेंट लगा के अपने ट्रीटमेंट से, अपने को वैक्सीनेशन करवाने से और अपने टेस्टिंग से लेके हर तरीके के तमाम सवाल हमसे पूछ रहे हैं। तो इसमें ये हमारी एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पे रहती है, हमारे सीनियर डॉक्टर्स यहाँ रहते हैं, प्लस साथ में 2 डॉक्टर्स हमने ऐसे भी रखे हुए हैं जो कि डायरेक्ट जिनके व्हाट्सएप पे आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, जिनसे आप अपना एडवाइस ले सकते हैं, तो वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे में कितने डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर तैनात रहती है और ये क्या 24/7 चालू रहते हैं, शिफ्ट्स में काम करते हैं? किस तरह से इस कोरोना मित्र हेल्पलाइन की वर्किंग होती है, क्या मैकेनिज्म है, किस मैकेनिज्म पे ये लोग काम करते हैं? बेसिकली क्या है कि 2 तरीके के नंबर हैं, एक लैंडलाइन नंबर है और एक मोबाइल नंबर है। तो जो मोबाइल पे हमने नंबर अलॉट किए हुए हैं वो 9 बजे से 4 बजे के बीच में उनको लोग अपना कॉल करते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, उनको आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं, उनको अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, प्लस उनको प्रिस्क्रिप्शन शेयर करते हैं, अकॉर्डिंगली वो एडवाइस देते हैं। और जो हमारे लैंडलाइन नंबर हैं ये 24/7 चलते हैं। डॉक्टर शिफ्ट वाइज आते हैं, पेशेंट्स के कॉल लेते हैं, उनको एडवाइस देते हैं और अगर उनमें से कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो लगता है कि सीवियर कैटेगरी में है या जिनको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उनको फॉलोअप कॉल्स भी किए जाते हैं। पेशेंट्स का जो हम कॉल्स के जरिए हमारी टीम रोज़ हमसे सलाह करती है कि भाई ये कुछ पेशेंट्स का एक कंसर्न है हमारा कि भाई हमारे पास होम आइसोलेशन के लिए जगह नहीं है। वो एक चंक ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो उनके पास सेपरेट घर नहीं होता है, उनको हम एडवाइस करते हैं कि भाई आप सेपरेट के लिए उनकी एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइंस में 1098 का आपका कोविड हेल्पलाइन नंबर है, उसे आप फॉलो कीजिए। वो आपको आके आपके घर से पिकअप करके डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स में ही रख लेगी सो दैट कि आप घर के अदर पेशेंट्स, बड़े बुजुर्गों को इन्फेक्ट ना करें। सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स किस चीज़ को लेकर आ रहे हैं? मेनली जो पेशेंट्स हैं वो मेनली फीवर के ही बोलते हैं, उनको सोर थ्रोट नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी नहीं है, बस मेनली है कि ये फीवर बोलते हैं। तो हम सबसे पहले हम उनको एडवाइस करते हैं कि अपना आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाइए। अगर वो नेगेटिव आता है तो हम उनको बोलते हैं कि आप होम आइसोलेशन रहें और क्या कहते हैं पैरासीटामोल खाएं दिन में 2 दफ़ा, बस और कुछ नहीं। और मेनली फीवर के ही पेशेंट बोलते हैं और कुछ नहीं है। देश भर से मरीजों के यहाँ पर फोन आ रहे हैं, लगातार एक दिन में 100 से ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं। कोरोना मित्र हेल्पलाइन की टीम जो है एक वॉर जोन की तरह पर, वॉर रूम की तर्ज पर यहाँ पर काम कर रही है, लगातार दिन भर काम कर रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप और हम मिलकर इस फैलते हुए संक्रमण को रोकें और बेसिक कोविड प्रोटोकॉल का पालन ज़रूर करें ताकि आने वाले समय में हम इस बड़े से बड़े खतरे को आसानी से टाल सके। कैमरामैन अंकित के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे। वैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े अलग अलग जरूर हैं लेकिन बेलगाम हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से निपटने का सरकारी तौर तरीका एक ही है। उत्तर प्रदेश के इसी शहर यानी कि नोएडा में ही जिम्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक कोविड कॉल सेंटर बनाया गया है ताकि संक्रमित होने की आशंका के बाद मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना न पड़े। कोविड संक्रमण के दौरान वरदान हो सकते हैं इस तरह के कोविड कॉल सेंटर्स। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा में। कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं ताकि जो भी पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं और उनके अंदर सिम्टम्स कम हैं तो उनके ऊपर निगरानी की जा सके, जो भी होम आइसोलेशन के अंदर हैं। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं जिम्स के अंदर। जिम्स
जो है यहाँ पर पूरी फैसिलिटी तैयार की गई है कि कैसे जो भी पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं उनको होम आइसोलेशन में बेटर ट्रीटमेंट दिया जा सके। उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि कैसे जो भी यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है और उसके बाद में यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। ये जो हमारा फर्स्ट ट्राइज एरिया है, ये फर्स्ट पेशेंट रिसीविंग पॉइंट है। यहाँ पे हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है और एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स भी होता है आज प्रेजेंट। यहाँ पे उनके पास जो बेसिक नेसेसिटी होती है, एक थर्मल गन और एक पल्स ऑक्सीमीटर, उसके आधार पे टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन का माप किया जाता है। और जो भी पेशेंट किसी भी सिम्टम के साथ आता है, जैसे कि खांसी, जुकाम, गले में दर्द या सर में दर्द, उसका डिटेल्स नोट करके RT-PCR कोविड की जांच का फॉर्म भर करके उसे ये एरिया डेडिकेटेड सैम्पलिंग एरिया में कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पे जाके उसकी टेस्टिंग होती है। ये हमारा फर्स्ट ट्राइज पॉइंट है, रिसीविंग पॉइंट है। यहाँ पे जो माइल्डली सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो ये वाला रूट फॉलो करते हैं। जो सिक पेशेंट है, जो एम्बुलेंस में आता है या जिसको ज़्यादा तकलीफ है, वो डायरेक्टली इस चैनल के थ्रू जो आइसोलेशन एरिया है सस्पेक्ट वार्ड में डॉक्टर की सहायता से एडमिट होता है। तो यानी कि अगर कोई यहाँ पे आता है सस्पेक्टेड पेशेंट, तो वो उनके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वो रूट क्या होगा, वरना वो सीधा सैंपलिंग के लिए जाता है या फिर उनको सीधा आइसोलेशन वार्ड में। पेशेंट बहुत सिक है, जिसका सैचुरेशन फॉल कर रहा है, किसी और हॉस्पिटल से रेफर होकर आया है या एम्बुलेंस में है, तो यहाँ पे जो डॉक्टर है उसको फर्स्ट असेस करता है। अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो पहले उसको एडमिट करा जाता है, ट्रीटमेंट पहले दिया जाता है, टेस्टिंग इज सेकेंडरी फॉर दैट पेशेंट। उसके लिए हमारे पास सस्पेक्ट वार्ड है, सस्पेक्ट वार्ड में रख के उसका पेशेंट केयर इज प्राइमरी फॉर अस। तो पहले उसका मैनेजमेंट किया जाता है, फिर वहीं पर ही हमारा टेक्नीशियन जाके टेस्ट करता है और जो भी स्टेटस आता है कोविड नेगेटिव और कोविड पॉजिटिव, अकॉर्डिंगली उसको स्क्रीन करके डेडिकेटेड आइसोलेशन फैसिलिटी में शिफ्ट करा जाता है। जो जेम्स की तरफ से होम आइसोलेशन का फॉर्म बनाया गया है, इसमें पेशेंट के बेसिक जो डिटेल्स है, क्रेडेंशियल्स वो भरे जाते हैं। जांच के बाद जो उसका सैचुरेशन लेवल है वो लिखा जाता है, क्लिनिकली स्टेबल है, अनस्टेबल है, डॉक्टर के असेसमेंट के बाद फिल करा जाता है। जो दवाइयाँ देनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सब समझाए जाते हैं। जो पेशेंट का मोबाइल नंबर है वो हम नोट करके, एक गूगल फॉर्म है वो हम अपने आप फिल कर रहे हैं, उस पेशेंट को एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड कर रहे हैं। दैट व्हाट्सएप ग्रुप इज नोन एज होम आइसोलेशन ग्रुप। उस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी होम आइसोलेशन के पेशेंट्स को ऐड करा जाता है। उसमें हमारे हॉस्पिटल के सारे चीफ फिजिशियंस, जूनियर डॉक्टर्स एंड सीनियर डॉक्टर्स, एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। मरीज को घर में रह के भी कोई तकलीफ अगर होती है, जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही या कोई नया सिम्टम आ रहा है या उसकी किसी भी प्रकार की परेशानी है, वो एक व्हाट्सएप करता है, राउंड द क्लॉक उस पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो कि रिप्लाई करते हैं। ये कोविड किट है, जो होम आइसोलेशन में जाते हैं उनको दवाइयाँ, जैसे कि हमने आपको बताया, ये वही दवाइयाँ इसमें एक और पर्चे में लिखी गई है और इस पर हिंदी में भी बताया गया है कि मरीज को कैसे कैसे कौन कौन सी दवाई खानी है, ताकि मरीज को एक जगह से दूसरी जगह भटकना ना पड़े दवाइयों के लिए। दवाइयों का डिस्पर्सल भी फ्लू ओपीडी से ही किया जाता है। इस वेव में लोग बहुत सिम्टम्स, बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं है, आईसीयू में पेशेंट्स ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के साथ नहीं है, तो पीपल आर एट होम। तो दिस टाइम हम अपनी केयर उनके घर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर फाइंडिंग आउट कौन कौन पॉजिटिव है, उनके नंबर, उनको हम कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं आपने टेस्ट की वजह क्या है, क्या आपने किस तरह से टेस्ट क्यों कराया। कुछ लोगों की वजह होती है वो ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ लोगों की वजह थी परिजन में किसी का पॉजिटिव आया या फिर वर्क प्लेस में कोई पॉजिटिव आया, तो हम उनसे बात करते हैं। उनके साथ उनके साथ कोई कोमॉर्बिडिटी है कि नहीं है, सिम्टम्स कैसे हैं, उन्होंने अभी कोई दवाई ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ये हम जब तक उनकी कोविड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती है, हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट डेली उनके पास कॉल जाता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के दूसरे कंट्रोल रूम के अंदर मैं आपको लेकर जा रही हूँ, जहाँ से जो भी कोविड पेशेंट्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है उनका ध्यान तो रखा ही जा रहा है, साथ ही साथ होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनसे भी लगातार कांटेक्ट में यहाँ का स्टाफ हर वक्त बना रहता है। कोई भी वक्त हो, 24 घंटों में यहाँ का स्टाफ हमेशा रहता है ऑन पॉइंट कि कोई भी एक्शन कभी भी लेना पड़े, कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आए तो यहाँ से तुरंत एक बार में एक्शन लिया जा सके। अब तक दुनिया से डेल्टा वेरिएंट की विदाई नहीं हुई है। ओमिक्रॉन से जुड़े हर सवाल का जवाब भी हमें नहीं मिला है और ऐसे में यूरेशियाई देश साइप्रस में कुछ वैज्ञानिकों की तरफ से एक नए स्ट्रेन के मिलने का दावा दुनिया भर के देशों के लिए आफत जैसा रहा। 7 जनवरी को साइप्रस के कुछ एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि उनके यहाँ कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। वैज्ञानिकों ने बाकायदा इस नए स्ट्रेन को डेल्टा क्रॉन नाम दिया था। इस यूरेशियाई देश के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने यहाँ तक दावा किया था कि उनके यहाँ 25 संक्रमित लोगों में ये नया स्ट्रेन पाया गया है।
जो उनके मुताबिक डेल्टा क्रोन है, जिसके बाद पहले से डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी ओमिक्रॉन की रफ्तार से त्रस्त देशों की चिंता बढ़ा रही थी। डेल्टा क्रोन के आगाज के दावे ने 100 से ज्यादा देशों की नींद उड़ा दी, जो पिछले 1 महीने से ओमिक्रॉन के चलते नए मामलों की वजह से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते बोझ के बीच डेल्टा क्रोन जैसे नए स्ट्रेन की उत्पत्ति का दावा उनके लिए किसी शौक से कम नहीं था, जिसने 3 दिनों तक पूरी दुनिया को असमंजस में डाले रखा। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस के शोधकर्ताओं का दावा था कि उनके यहाँ मिले नए वेरिएंट में तबाही मचा चुके डेल्टा और इस वक्त डरा रहे ओमिक्रॉन के लक्षण हैं। यानी कि इस नए वेरिएंट ने जान लेना डेल्टा से सीखा और फैलना ओमिक्रॉन से सीखा। कोरोना वायरस पर लगातार रिसर्च कर रहे इन वैज्ञानिकों ने भी दावा किया था कि डेल्टा जीनोम के अंदर ओमिक्रॉन जैसे जेनेटिक लक्षण मिले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को डेल्टा क्रोन का नाम दिया था। साइप्रस के वैज्ञानिकों ने भी ये दावा किया था कि जिन 25 लोगों में डेल्टा क्रोन मिला है, उनमें 11 मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई। यानी उन्होंने ये इशारा किया कि ओमिक्रॉन की तुलना में डेल्टा क्रोन संक्रमित मरीजों को अस्पताल की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। डेल्टा क्रोन से जुड़े अपने दावे को साबित करने के लिए साइप्रस के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा कदम भी उठाया। उन्होंने इन 25 संक्रमित मरीजों के सैंपल्स को वायरस को ट्रैक करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था GISAID को भेज दिया था, जिसमें डेल्टा क्रोन मिलने का दावा किया जा रहा है और जिसकी वजह से कई देशों की चिंता बढ़ गई। दरअसल साइप्रस के वैज्ञानिकों के इस दावे पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 दिनों तक अपनी जांच की। जांच पूरी होने के बाद सोमवार को पहली बार आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से एक बयान जारी किया गया। WHO की कोविड-19 टेक्निकल टीम की प्रमुख मारिया वेन ने साइप्रस के वैज्ञानिकों की टीम के डेल्टा क्रोन वाले दावे को खारिज कर दिया। मारिया वेन ने इसे जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान हुई चूक करार दिया है और साइप्रस के अलावा दूसरे देशों के वैज्ञानिकों से डेल्टा क्रोन, फ्लोरोन या फिर फ्लोरोन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। यानी पूरी पड़ताल करने के बाद WHO ने डेल्टा क्रोन के अस्तित्व को ही सिरे से खारिज कर दिया है। WHO के इस बयान से पहले ब्रिटेन के भी कुछ वैज्ञानिकों ने डेल्टा क्रोन की मौजूदगी को मानने से इनकार कर दिया था, जिसमें लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वायरोलॉजिस्ट टीम पीकॉक भी शामिल है, जिन्होंने डेल्टा क्रोन वेरिएंट की खोज के दावे पर सवाल उठाते हुए इसे लैब में तकनीकी गलती करार दिया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक ने साफ तौर पर कहा था कि अभी कोई भी नया स्ट्रेन आ नहीं सकता है और इसके लिए उन्होंने ओमिक्रॉन के प्रसार को आधार बनाया था। टॉम पीकॉक ने दलील दी थी कि ओमिक्रॉन अभी इतना फैला ही नहीं है कि वो किसी दूसरे वेरिएंट से मिलकर किसी नए वेरिएंट को जन्म दे सके या फिर उसका निर्माण कर सके। हालांकि साइप्रस के वैज्ञानिकों की टीम के प्रमुख प्रोफेसर लियोनार्डो ने डेल्टा क्रोन को लैब एरर बताने के दावे को मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि इसी बीच WHO की तरफ से डेल्टा क्रोन के अस्तित्व को खारिज करने वाले आधिकारिक बयान का भी हुआ है, जिसके बाद डेल्टा क्रोन को लेकर लगाए जा रहे सभी अटकलों पर अब विराम लग गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका एक बार फिर से कोरोना वायरस से दुचार हो रहा है, उसका सामना कर रहा है और बेबस नजर आ रहा है। वहां बेलगाम हो चुके कोरोना वायरस ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस मामले में सिर्फ घरेलू ही नहीं बल्कि ग्लोबल रिकॉर्ड भी टूट चुके हैं। सिर्फ एक दिन में वहां 13 लाख से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और एक दिन में 1,32,000 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर हम अब भी कोविड प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करते हैं तो भारत का हाल अमेरिका जैसा नहीं होगा। मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा ने मशहूर डॉक्टर एम वली से बात की। कोविड अब यूएस के अंदर बहुत हद तक और बहुत ज़्यादा तरीके से पैर पसार चुका है। डॉक्टर एम वली मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके के हालात वहाँ बने हैं, 13 लाख केसेस सोमवार को एक दिन में सामने निकल के आना बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ा देते हैं। पहले तो मैं उनके सिस्टम को
बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख रहा हूँ कि वो इतने ज़्यादा टेस्ट कर सक रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक उनका अचीवमेंट है कि टेस्ट करके वो केसेस निकाल रहे हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ देखने में आ रही है वो ये देखने में आ रही है कि जिनको टीके लगे हुए हैं वहाँ उनको दूसरे टीके लगे हुए हैं जो हमारे यहाँ नहीं हैं, और ये एक तरह का ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है मास लेवल पे, और वो इससे फाइट आउट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो टीके लगे हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसमें इस तरह की चीज़ देखने में नहीं आएगी, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ इस बात के लिए कि हमारे जो स्वदेशी वैक्सीन है उसमें ये फिनोमेना नहीं होगी, और नंबर्स हमारे अब लिमिट हो रहे हैं। मैं इसको अब वेव को पॉजिटिव शक्ल में ले रहा हूँ कि ऊपर जितनी जानी थी ये जा चुकी है, अब ये नीचे आएगी। तो अब हम इसका वेव का डाउनफॉल देखने जा रहे हैं बहुत जल्दी। ये वायरस ऐसा है कि इसमें कितना भी रोबस्ट आपका हेल्थ सिस्टम हो, कहीं ना कहीं ये अपनी जो स्प्रेड है इसको बढ़ाएगा। तो इस वायरस को ही हमें इंतज़ार करना है कि ये कैसे डेल्टा को रिप्लेस करके लोगों को इम्यूनिटी दे और ये ख़ुद में से ख़त्म हो जाए। तो इसका हमें इंतज़ार करना है, और इस इंतज़ार के बीच में जो बड़ी बात है वो ये है कि सावधानी रखनी है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और हैंड हाइजीन पे भी ध्यान देना है, और फेस को और नोज़ को बहुत अच्छे से कवर रखना है, क्योंकि यही इसकी एंट्री है। चाहे कोई सा भी स्ट्रेन हो उसके लिए ये एप्लीकेबल है ये चीज़, और बहुत कामयाब है। तो अगर इतने ज़्यादा मामले सामने निकल के आएंगे तो ऐसे में चिंता ज़रूर बढ़ जाएगी, और शायद यही वजह है कि अगर अमेरिका जैसे देश में 13 लाख मामले एक दिन में सामने निकल के आते हैं तो ये समझ सकते हैं तमाम लोग कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की चीज़ें, कोविड के केसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि कोशिश ये भी की जा रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन को ड्राइव में शामिल हों, लोगों को वैक्सीन लगे, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी अब कोविड के केसेस का सामने आना समझा सकता है कि शायद ये प्रणाली या स्थिति जो है अभी फ़िलहाल रुकने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, सावधान रहेंगे तो हो सकता है कि अपना बचाव आप कर पाएँ। कैमरा पर्सन रितेश के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए। क्या इंसान के शरीर में सूअर का दिल धड़क सकता है? ये सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव हुआ है। इस पर बस मैं यही कहूंगी कि मेडिकल साइंस में क्या कुछ मुमकिन नहीं है। अमेरिका के कुछ डॉक्टर्स ने यही चमत्कार किया है। 8 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद उन्होंने एक इंसानी शरीर में सूअर के दिल को धड़कने के लिए मजबूर कर दिया। अगर ये सर्जरी पूरी तरह से सफल होती है तो मेडिकल साइंस क्षेत्र में ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इस तरह के अनोखे हार्ट ट्रांसप्लांट ने दिल के उन मरीजों में भी नई उम्मीद जगा दी है जो ऑर्गन डोनर की किल्लत से जूझ रहे हैं। दिल धड़कता है तो सांसें चलती हैं, लेकिन जब दिल दगा दे जाए तो क्या करेंगे? इस मुश्किल सवाल का अभी तक जवाब नहीं था, लेकिन अब अगर दिल दुरुस्त नहीं तो मुमकिन होगा कि उसे बदल दिया जाए। सुनने में बात अविश्वसनीय लगती है, लेकिन अमेरिका के डॉक्टर्स ने ये कारनामा कर दिखाया है। और इंसानी दिमाग की करामात देखिए कि एक आदमी में सूअर का दिल धड़कने लगा है। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के डॉक्टर्स ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर के दिल को 57 साल के बुजुर्ग के शरीर में ट्रांसप्लांट किया है। मैरीलैंड के डेविड बेनेट को अरसे से दिल की समस्या थी। डेविड की पहले भी सर्जरी हो चुकी थी, इसीलिए आखिरी उपाय के तौर पर दिल ट्रांसप्लांट करने के बारे में सोचा गया, और इसके लिए सूअर का दिल मुफीद पाया गया। हालांकि इसमें जोखिम था, लेकिन डेविड ने जीने की चाहत में ये फैसला लेने से गुरेज नहीं किया। 7 घंटे तक सर्जरी चली और डेविड के सीने में सूअर का दिल लगा दिया गया। Pig heart will be attacked by different soldiers in our body. Different immune players can take it out, and we have designed a treatment plan in addition to the humanized, genetically edited heart to try to account for that. सूअर का दिल ट्रांसप्लांट होने के बाद डेविड की हालत फिलहाल बेहतर है। फिलहाल उन्हें हार्ट लंग बाईपास मशीन पर रखा गया है और डॉक्टर्स लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि डेविड के शरीर में सूअर का दिल ठीक तरह से काम भी कर रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगले कुछ दिन बहुत अहम हैं और फिलहाल इस सर्जरी की सफलता पर दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता।
लेकिन अगर ये कामयाबी हासिल होती है तो विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा चमत्कार होगा। साथ ही दुनिया के लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण भी जगेगी। असल में वर्षों से जानवरों के अंगों को इंसानी शरीर में ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन अब ये मुमकिन नजर आ रहा है। अब आपको ये भी समझाते हैं कि डॉक्टर्स ने ट्रांसप्लांट के लिए सूअर के दिल को ही क्यों चुना। दुनिया की कई बायोटेक कंपनियां ट्रांसप्लांटेशन के लिए सूअर के अंगों का विकास कर रही हैं। अमेरिका की FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट की निगरानी करता है। उसकी मंजूरी के बाद ही डेविड में सूअर का दिल लगाया गया। हालांकि अभी तक इस तरह के ट्रांसप्लांट सफल नहीं हुए हैं। 1984 में एक बच्चे में बंदर की प्रजाति बबून का दिल लगाया गया था, लेकिन 21 दिन बाद बच्चे की मौत हो गई थी। फिर भी डेविड के केस से दुनिया को आस जगी है। अकेले अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं, और अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिन्हें जेनेटिकली हार्ट प्रॉब्लम है उनका इलाज हो पाएगा। जाहिर है जब दिल बदलना मुमकिन होगा तो दिल की मुश्किल खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे दिल धड़कने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दिल का होना। दिल होगा तभी तो धड़केगा। दिल से जुड़ी बीमारियों से जूझने वालों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि आखिर ऑप्शन के तौर पर सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। दरअसल दुनिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी समस्या है और लोगों को बचाने के लिए आखिरी ऑप्शन के तौर पर कई बायोटेक कंपनियां ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन के लिए सूअर के अंगों का परीक्षण कर रही हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA, जो जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट की देखरेख करता है, उसने इमरजेंसी यूज के तहत सूअर के दिल को ट्रांसप्लांट की मंजूरी दी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर सूअर के दिल का ही यूज क्यों किया जाता है। दरअसल इंसानों के हृदय और सूअर के हृदय में काफ़ी समानता है, लेकिन सूअर के सेल्स में एक शुगर सेल होता है। शुगर सेल अल्फा गल से इंसान के शरीर में खतरा होने की संभावना रहती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सूअर के जेनेटिक रूप में परिवर्तित उसको किया जाता है और ख़ास सेल को प्रोड्यूस कराया जाता है जो इंसानों में प्रत्यारोपित पिग हार्ट इम्प्लांट होने के बाद सफल होती है। सूअरों को एक बेहतर विकल्प के तौर पर इसलिए भी चुना जाता है क्योंकि इंसान और सूअर के दिल का आकार लगभग एक जैसा है। डॉक्टर्स का मानना है कि सूअर के दिल में रोगों के संक्रमण का खतरा कम होता है। ऐसे में सूअर का दिल इंसान में कारगर साबित हो सकता है। वहीं और जानवरों के दिल में इसे अगर तुलना की जाए तो सूअर के दिल के विकास में भी कम समय लगता है और ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। मतलब साफ है कि दिल का ये ऑपरेशन कारगर रहता है तो जल्द ही पूरी दुनिया को बड़ी समस्या से निजात मिलने वाली है। अगर केवल भारत की ही बात करें तो NCBI के हार्ट ट्रांसप्लांट का आंकड़ा बताते हैं आपको, जिसमें देश में हार्ट ट्रांसप्लांट की दर पहले से ज़्यादा बढ़ी है। 2015 में हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने वाले कुल लोगों की संख्या करीब 118 थी। 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर 216 हो गया। यही हाल 2017 का भी देखने को मिला। 2017 में करीब 237 मरीजों ने हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया है, तो वहीं 2018 में 241 लोगों ने अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया। 2019 में कुछ रफ्तार कम जरूर हुई, लेकिन करीब 187 मरीजों ने हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया है। आंकड़े बता रहे हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट की समस्या कितनी बड़ी है और ऐसे में आखिरी ऑप्शन के तौर पर सूअर का दिल मिलना भी एक बहुत बड़ी उम्मीद है। इससे फर्जीवाड़े पर तो लगाम लगेगा ही, साथ ही लाखों दिलों को बचाया भी जा सकेगा। यूएस में एक इंसान की बॉडी में सूअर का दिल लगा दिया गया है और ताज्जुब की बात यह है कि वो ठीक तरह से काम भी कर रहा है। कैसे हो रहा है? मतलब डॉक्टर अनिल गोयल जी हैं। सर, ये जो तरीका अपनाया गया है, क्या ये पहली बार हुआ है, पहले भी होता आया है, और किस तरह से ये काम कर रहा है? देखिए, पहले भी ये जो जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं इसको, जिसमें कि ह्यूमन हार्ट में दूसरे एनिमल्स के ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन अभी तक ये ज़्यादातर बाय एंड लार्ज रिजेक्ट होते रहे हैं। जीनो ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। लेकिन इस बार जो आप जिसकी बात कर रहे हो, 2 दिन पहले जो पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है ह्यूमन बॉडी में, उसमें इन्होंने जीन ऑल्टरेशन किया है, जीन मॉडिफिकेशन किया है, जिसमें कि जो रिजेक्शन जीन पिग के हार्ट में है उसको हटाकर जो ह्यूमन एक्सेप्टेंस जीन है, इम्यूनिटी जीन्स, उनको जीनोम मॉडिफाई किया गया पिग का, और फिर पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया ह्यूमन हार्ट में। इसमें अभी 2 दिन है तो अभी रिजेक्शन नहीं हुआ। आगे आने वाला वक्त वीक हो, महीना हो या साल हो, या आगे आने वाला वक्त बताएगा कि
ये हार्ट ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट होता है कि नहीं। इसके अलावा एक और नई दवाई भी इसमें यूज़ की गई जिसको एंटी रिजेक्शन ड्रग कहते हैं, जो हर एक ट्रांसप्लांट के बाद दी जाती है। उसके भी चूंकि अभी 2 दिन हुए हैं, अभी तक वो रिजेक्ट नहीं हुआ, ये अच्छी एक प्रोग्रेस मैं मानूंगा। लेकिन आगे आने वाले वक्त में इसकी एक्सेप्टेंस रहेगी, ये एक्यूट रिजेक्शन नहीं हो रहा, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन नहीं हो रहा, या क्रॉनिक रिजेक्शन होगा, वो आने वाला वक्त बताए। हजारों लाखों लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। अगर ये प्रक्रिया सफल होती है, जिसके लिए इंतज़ार करना होगा, तो जाहिर तौर पर ये बहुत सारे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर होगी। कैमरामैन आलोक दास के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अच्छी और सच्ची खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।